हाँ बच्चों, ये वीडियो क्लास 12th मैथमेटिक्स का है। ये आव्यूह के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22 इस वीडियो में हल किए गए हैं और समझाए गए। जैसे 19वां प्रश्न ये कह रहा है तुमसे कि एक ट्रस्ट है जिसके पास 30,000 रुपये का फंड है और वह ट्रस्ट इसे दो विभिन्न प्रकार के बांडों में अपने पैसे को निवेश करता है। पहले प्रकार के बांड में वार्षिक ब्याज की दर 5% है तथा दूसरे प्रकार के बांड में वार्षिक ब्याज की दर 7% है। तो प्रश्न में कह रहा है कि आव्यूह विधि से, आव्यूह मल्टीप्लिकेशन विधि से यह ज्ञात करो कि 30,000 रुपये में से कितना रुपया किन किन प्रकार के बांडों में निवेश किया जाएगा, जबकि ट्रस्ट को वार्षिक ब्याज पार्ट ए 1800 रुपये मिले और दूसरे पार्ट में कह रहा है कि वार्षिक ब्याज उसे 2000 मिले। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 19 में दो प्रश्न दे दिए गए हैं। पार्ट ए में कुल ब्याज उसे 1800 रुपये मिलना चाहिए साल भर में, 1800 का मतलब 1800 रुपये, और दूसरे पार्ट में कह रहा है कि कुल ब्याज उसे 2000 रुपये मिलने चाहिए। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पहले पार्ट को समझा रहे हैं, दूसरा पार्ट आपको बिल्कुल इसी तरह से स्वयं हल कर लेना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें आव्यूह मल्टीप्लिकेशन है बस। तो हम मान ले रहे हैं कि माना 30,000 रुपये में से x रुपये का निवेश हम प्रथम प्रकार के बांड पर करते हैं। प्रथम प्रकार माने 5% जो इंटरेस्ट दे रहा है पर ईयर, उस बांड में कर रहे हैं। शेष जो बच रहा है 30,000 माइनस x रुपये, उसे दूसरे प्रकार के बांड पर निवेशित किया जाता है। इसका इंटरेस्ट है 7% पर ईयर, यानी 7% वार्षिक, ठीक है ना, दर। अब प्रथम प्रकार के बांड पर 5% और द्वितीय प्रकार के बांड पर 7% का ब्याज मिलता है। तो आव्यूह गुणनफल ये है, ये पहला आव्यूह है, ठीक है ना। इसमें एक रो है, दो स्तंभ हैं, मतलब ये 1x2 आव्यूह है। तो अब यानी 5% ब्याज पर हम x रुपये निवेश कर रहे हैं और 7% पर हम 30,000 माइनस x रुपये निवेश कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये दर इसका है 5%, 5/100, और ये है दूसरे का जो दर है वो 7% है, तो 7/100 हो गया। अब यह कुल इसका जब गुणा करेंगे तो हमें कुल ब्याज मिल जाएगा। उस कुल ब्याज का मान है 1800 रुपये, ठीक है ना, क्योंकि साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यानी PRT/100, ठीक है ना। PRT/100, P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम, अपॉन 100, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इनको हमें गुणा करना है, तो गुणा का नियम जानते हो बेटा, रो इंटू कॉलम। तो रो से कॉलम में गुणा करेंगे तो x से 5/100 में गुणा करेंगे तो 5x/100 हुआ, ठीक। फिर 30,000 माइनस x से हम 7/100 में गुणा करेंगे तो ये हमें मिला +7 इंटू 30,000, 30,000 माइनस x/100। अब इसकी वैल्यू हो गई आपकी 1,800, ठीक है। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये 100 इसका एलसीएम हो जाएगा, ये क्रॉस करेंगे तो 1,800 में वो क्रॉस हो जाएगा। तो 5x प्लस 7 × 21, ठीक है ना, यानी 2,10,000 माइनस 7x बराबर 1,80,000 हुआ। तो प्लस 5x माइनस 7x हमें दिया -2x। ये 180 है, 180 में इधर 210 गया, घट गया 2,10,000, तो घटने पर क्या मिला -30,000। तो -2x बराबर -30,000, तो x बराबर -30,000 बटे -2 का मतलब 15,000 रुपये। तो प्रथम प्रकार के बांड पर कितना निवेश करिएगा आप, 15,000 रुपये, ठीक है ना। अब हमें दूसरे प्रकार के बांड पर कितना निवेश करना है, तो चूंकि कुल पैसे थे फंड 30,000 रुपये, अब 30,000 रुपये में 15,000 रुपये पहले प्रकार के बांड में चला गया, तो 30,000 में 15,000 घट जाएगा, तो मैंने कितना बचा 15,000। तो यह 15,000 रुपये दूसरे प्रकार के बांड में निवेशित करना होगा। तो ये इसका आंसर हुआ, ठीक है ना, 15,000 और 15,000, यानी दोनों प्रकार के बांडों में 15,000 रुपये और 15,000 रुपये का निवेश करना है, ठीक है। तो इसका जो बी पार्ट है जिसमें कहा रहा है कि
2000 मिले, तब आप बताइए। तो यहाँ पर ऐसे लगाइएगा, जहाँ 1800 है वहाँ 2000 आपको करना है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ हर जगह 2000 हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा तो वो बन जाएगा 2 लाख, ठीक है ना। तो इस तरह से आप उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक। चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि किसी विद्यालय के पुस्तकालय में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की पुस्तकें हैं, 8 दर्जन फिजिक्स की पुस्तकें हैं और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। उनके विक्रय मूल्य 80, 60 और 40 प्रत्येक हैं, यानी एक एक पुस्तक का दाम, यानी रसायन विज्ञान के एक पुस्तक का दाम 80 रुपये, फिजिक्स के एक पुस्तक का दाम 60 रुपये और इकोनॉमिक्स के एक पुस्तक का दाम 40 रुपये है। तो आव्यूह गुणनफल विधि का प्रयोग करके हमें इन सभी पुस्तकों का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। इन सभी किताबों का अगर हम बेचना चाहें, सेल करें, तो उनकी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना होगा और कितना पैसा मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो चलिए इसको समझिए। 10 दर्जन, 10 दर्जन का मतलब एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 10 दर्जन का मतलब 12 गुणे 10, 12 गुणे 10 पुस्तकें केमिस्ट्री की हैं। 8 दर्जन फिजिक्स की हैं, यानी 12 गुणे 8 पुस्तकें फिजिक्स की हैं। और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं, यानी 12 गुणे 10 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की कुल किताबें हैं, ठीक है ना। अब इनको बेचने पर प्राप्त कुल धन ये आव्यूह मल्टीप्लिकेशन से आएगा, ठीक है ना। तो ये 12, क्योंकि एक दर्जन में जो है 12 पुस्तकें होंगी, तो 12 फिर ये आव्यूह है। ये 10 दर्जन है आपकी जो है केमिस्ट्री की, 8 दर्जन है फिजिक्स की, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की। इनका प्रत्येक पुस्तक का मूल्य, जैसे केमिस्ट्री की एक पुस्तक का दाम 80 रुपये है, फिजिक्स की एक पुस्तक का दाम 60 रुपये है और इकोनॉमिक्स की एक पुस्तक का दाम 40 रुपये है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया इस आव्यूह से इस आव्यूह में, ठीक है। अब इसके बाद इसको समझिए, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ मतलब करिए, तो रो गुणे कॉलम, तो 10 गुणे 80 प्लस 8 गुणे 60 प्लस 10 गुणे 40, तो ये हुआ 12 गुणे 10 गुणे 80 का मतलब 800, 8 गुणे 60 का मतलब 480 और 10 गुणे 40 का मतलब 400 हुआ। इसको सबको जोड़ा गया तो जोड़ने पर मिला 1680, तो 1680 गुणे 12, ठीक। तो हमें मिला कितना, 20,160 रुपये। तो इन सभी पुस्तकों को अगर हम सेल करें तो यानी पुस्तकालय को 20,160 रुपये प्राप्त होंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। तो चूँकि ये क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज में दिए हैं इसलिए सबको करना पड़ रहा है और सारे क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलिए 21, 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न ये है कि पहले प्रश्न को समझिए कि x, y, z, w और p ये आव्यूह हैं। एक आव्यूह x है, ठीक है ना, ये आव्यूह x है, दूसरा आव्यूह है y, तीसरा आव्यूह है z, फिर चौथा है w और फिर पांचवा आव्यूह है p, ठीक है ना। तो आव्यूह x है 2 क्रॉस n का, ये 2 क्रॉस n का आव्यूह है। आव्यूह y है 3 क्रॉस k का, 3 क्रॉस k का। z आव्यूह है 2 क्रॉस p का और w आव्यूह है n क्रॉस 3 का और p आव्यूह है p क्रॉस k का। ये इन आव्यूह के क्रम को दिए गए हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो कह रहा है कि प्रश्न नंबर 21 और 22 के सही विकल्पों को चुनिए। उसमें विकल्प दे रहे हैं और 21वां प्रश्न कह रहा है कि n के और p के मानों को बताओ जिससे कि py प्लस wy परिभाषित हो, यानी py प्लस wy क्या हो, परिभाषित हो, ठीक है ना। तो p का क्रम कितना है, p क्रॉस k है, ठीक है ना। p का क्रम p क्रॉस k है। y का जो है क्रम कितना है, 3 क्रॉस k है। p का जो ऑर्डर है वो p क्रॉस k है, y का ऑर्डर जो है वह 3 क्रॉस k है। तो p इंटू y हमें तभी मिलेगा जब k का मान क्या हो, 3 हो जाए।
इस k का मान कितना हो जाए, इस 3 के बराबर, यानी k इक्वल टू 3। तो वही है कि आव्यूह पी वाई परिभाषित होगा जब k बराबर हमें 3 मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए पी वाई का जो क्रम होगा वह p क्रॉस k हो जाएगा, p क्रॉस k, ठीक है ना। अब पुनः आव्यूह w और y n क्रॉस 3, आव्यूह w है n क्रॉस 3 का और y है 3 क्रॉस k का है। तो यानी w के स्तंभों की संख्या, आव्यूह w का ये स्तंभ है 3, आव्यूह y का 3 क्या है, ये पंक्ति है। तो वही है कि w के स्तंभों की संख्या बराबर y के पंक्तियों की संख्या, यानी w के स्तंभों की संख्या 3, ये बराबर है y के पंक्तियों की संख्या इस 3 के बराबर, ठीक है ना। तो आव्यूह WY का जो क्रम होगा वह भी n क्रॉस k का होगा। आव्यूह WY का जो क्रम होगा वह n क्रॉस k का होगा, ठीक है ना। जैसे PY का क्रम यहाँ हमें मिला P क्रॉस k, उसी तरह से WY का क्रम हमें n क्रॉस k मिला। अब PY और WY, हमसे पूछ रहा है PY प्लस WY डिफाइंड करिए, यानी PY प्लस WY परिभाषित है जब k बराबर, फिर भी मैंने 4 विकल्प दिया है, k बराबर 3, p बराबर n, k इज आर्बिट्ररी, p बराबर 2, फिर c कह रहा है p इज आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी k इक्वल टू 3, d कह रहा है k इक्वल टू 2, p इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यह आव्यूह PY और WY तभी जोड़े जा सकते हैं जब उनके आर्डर समान हो, उनके क्रम समान हो। जो PY का आव्यूह का क्रम हो वही हमारे WY आव्यूह का क्रम हो, तभी हम इनको जोड़ पाएंगे। क्रम अगर भिन्न भिन्न है तो ये दोनों नहीं जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो समान क्रम के लिए देखिए PY का क्रम क्या है, PY का क्रम है P क्रॉस k, यहाँ पर बताया गया PY का क्रम P क्रॉस k, तो वही लिख दिया गया है PY का क्रम P क्रॉस k है। WY का क्रम बताया गया क्या, n क्रॉस k, तो इसका क्रम n क्रॉस k हो गया। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, जब यह बराबर हो जाए, क्योंकि k और k यहाँ बराबर है ही है। जब p और n आपस में बराबर होंगे तभी ये दोनों आव्यूह जुड़ेंगे, ठीक है ना। जुड़ने के लिए यह आवश्यक शर्त है कि PY और WY ये दोनों आव्यूह हैं, इन आव्यूहों के आर्डर समान हों, उनके क्रम समान हों। तो इसलिए यहाँ पर तो k बराबर 3 हल ही किया गया है यहाँ, तो k इक्वल टू 3 मिला। और क्या होना चाहिए कि n को p के बराबर होना चाहिए, तो n इक्वल टू p, तो k इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू p, यानी विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सत्य होगा, विकल्प नंबर ए, ठीक। अब 22वां क्वेश्चन देखिए। 22वां क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि n बराबर p हो तो 7x माइनस 5z का क्रम, ए में कह रहा है जो है p क्रॉस 2, ठीक है ना, और फिर बी में कह रहा है 2 क्रॉस n, सी में n क्रॉस 3 और डी में p क्रॉस n। तो इसमें विकल्प नंबर बी सत्य होगा, इस क्वेश्चन में विकल्प नंबर बी सत्य है, क्योंकि आव्यूह x का जो क्रम है वह 2 क्रॉस n बताया गया है, और तो मतलब x का जो है क्रम वही 7x का आव्यूह का होगा, तो 7x आव्यूह का जो क्रम होगा वह भी 2 क्रॉस n का होगा, ठीक है ना। अच्छा, z का क्रम दे रहा है 2 क्रॉस p, तो 5z का क्रम भी हमारा जो है 2 क्रॉस p होगा, तो 2 क्रॉस p, अब p बराबर n माना गया है, p बराबर n यहाँ हमें जो है मिला था, तो 2 क्रॉस p का मतलब 2 क्रॉस n, ठीक है ना। तो इस तरह से 7x का भी हमें क्रम मिला 2 क्रॉस n, और 5z का भी क्रम हमें मिल गया है 2 क्रॉस n। तो दोनों आव्यूह 7x और 5z के क्रम 2 क्रॉस n होंगे, ठीक है ना। तो इनको जब घटाएंगे 7x माइनस 5z तो ये सुपरिभाषित होगा कब, जब इसका क्रम 2 क्रॉस n होगा। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग इन प्रश्नों को समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिए।